एडीजे 3 साहब श्री ब्रजेश कुमार सिंह के यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट केस का आज जजमेंट आया है। हम बात कर रहे हैं बिहार के बेगूसराय की, जहां एक ही परिवार में हुई 5 हत्याओं की कहानी है और इस कहानी के केंद्र में है सिर्फ 4 बीघा जमीन। और ये कोई साधारण अपराध की कहानी नहीं है। इसमें लालच है, परिवार के अंदर का विश्वासघात है और एक ऐसा खूनी सिलसिला जो सालों तक चलता रहा। हाँ, हाल ही में बेगूसराय की एक अदालत का फैसला आया है जिसने इस कहानी के एक अहम अध्याय को तो बंद कर दिया, लेकिन कई नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि ये पूरा मामला आखिर है क्या, कैसे एक परिवार अपने ही लोगों का दुश्मन बन गया और न्याय की प्रक्रिया ने आखिर कैसे इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाया। हमारी ये सारी बातचीत इसी अदालती फैसले और जो भी तथ्य उपलब्ध हैं उन पर आधारित है। तो शुरुआत हालिया फैसले से ही करते हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने एक तहरे हत्याकांड में अपना फैसला सुनाया है। जी। तो मुख्य दोषी कौन है और उसे क्या सजा मिली? तो देखिए, मुख्य दोषी है विकास सिंह, जिसे अदालत ने अपने ही सगे भाई, भाभी और भतीजी की हत्या का दोषी पाया है। अच्छा। सजा का ऐलान तो 11 फरवरी को होना है, लेकिन ये तय हो गया है कि वो गुनहगार है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस केस में सिर्फ वही अकेला आरोपी नहीं था। हाँ, मैंने भी पढ़ा कि 2 और लोग थे, एक रामनिवास यादव और सरिता देवी। उनका क्या हुआ? और यहीं से मामला थोड़ा कह सकते हैं पेचीदा होना शुरू होता है। अदालत ने उन दोनों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। संदेह का लाभ, बेनिफिट ऑफ द डाउट, ये लाइन हम अदालती फैसलों में अक्सर सुनते हैं। इसका असल मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि वो बेगुनाह थे या ये कि उनके खिलाफ सबूत काफी नहीं थे? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसका सीधा मतलब ये नहीं है कि वो बेगुनाह साबित हुए। अच्छा। इसका मतलब है कि अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन उनके खिलाफ इतने पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाया जिससे उनका अपराध शक की हर गुंजाइश से परे साबित हो सके। वकील विकास पासवान के मुताबिक कि इन दोनों को तो गांव की आपसी राजनीति की वजह से फंसाया गया था। और जब प्रोसिक्यूशन इस दलील को काट नहीं सका और कोई ठोस सबूत नहीं दे पाया, तो कानून के मुताबिक शक का फायदा आरोपी को दिया गया। ठीक है, तो ये तो हुई फैसले की बात, लेकिन इस ट्रिपल मर्डर तक हम पहुंचे कैसे? मुझे ये बात हैरान कर रही है कि ये नफरत इतनी गहरी कैसे हुई? जी, ये 2019 का ट्रिपल मर्डर तो इस कहानी का क्लाइमैक्स था। इसकी नींव तो कई साल पहले 2012 में ही रख दी गई थी। 1 मिनट, मतलब 2019 के इस हत्याकांड से पहले भी हत्याएं हो चुकी थीं? हाँ, 2 हत्याएं, और वो भी उसी परिवार में। अरे! इसी 4 बीघा जमीन के विवाद में विकास सिंह ने सबसे पहले 2012 में अपने ही चाचा अरुण सिंह की हत्या की। अपने चाचा की? और उसके बाद भी वो रुका नहीं। परिवार के अंदर का मामला शायद दब गया या उसे कानून का डर नहीं था। 5 साल बाद 2017 में उसने अपनी चाची मुन्नी देवी को भी मार डाला। ये तो यकीन ही नहीं होता। वो 2012 और 2017 में 2 हत्याएं कर चुका था और फिर भी 2019 में वो बाहर घूम रहा था। जी। और एक और हत्याकांड को अंजाम देने की हिम्मत कर रहा था। कानूनी प्रक्रिया में ऐसा कैसे मुमकिन है? क्या वो जमानत पर बाहर था? यही हमारे सिस्टम की धीमी रफ्तार की एक मिसाल है। उन दोनों मामलों में केस चल रहा था, लेकिन भारत में न्याय प्रक्रिया लंबी खिंच जाती है। वो जमानत पर बाहर था और शायद उसे लगने लगा था कि वो कानून से बच सकता है। अच्छा। उसे बाद में उन दोनों हत्याओं के लिए 2-2 आजीवन कारावास की सजा हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बाहर रहते हुए अपने खिलाफ सबसे बड़े सबूत को मिटाने की फिराक में था। और वो सबसे बड़ा सबूत कौन था? उसका अपना सगा भाई कुणाल सिंह। ओह। अपने चाचा और चाची की हत्या के दोनों मामलों में कुणाल सिंह मुख्य चश्मदीद गवाह था। वो सच के साथ खड़ा था, अपने भाई के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार था। यहाँ पर मैं 1 मिनट रुकना चाहूंगी। ये सब कुछ सिर्फ 4 बीघा जमीन के लिए हो रहा था। बेगूसराय जैसे इलाके में जमीन की इतनी क्या कीमत है कि कोई अपने पूरे परिवार को खत्म करने पे तुल जाए? या ये लड़ाई जमीन से ज्यादा अहंकार की थी? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की लड़ाई नहीं थी। ग्रामीण भारत के कई हिस्सों में जमीन सिर्फ पैसा नहीं है। सही बात है। वो इज्जत, ताकत और सामाजिक रुतबे का प्रतीक है। जमीन पर कब्जा मतलब गांव में आपका दबदबा। विकास सिंह के लिए वो 4 बीघा जमीन शायद उसके अहंकार की लड़ाई बन चुकी थी। उसे ये बर्दाश्त नहीं था कि उसका अपना भाई उसके खिलाफ जाकर उसकी इज्जत को कोर्ट में उछाले। मतलब ये जमीन से ज्यादा वर्चस्व की लड़ाई बन गई थी। बिल्कुल। और इसी वजह से वो लगातार अपने भाई कुणाल पर गवाही से पीछे हटने का दबाव बना रहा था, उसे धमका रहा था। और जब वो नहीं माना? जब कुणाल नहीं माना
तो विकास ने फैसला कर लिया कि अब गवाह को ही रास्ते से हटाना पड़ेगा, और इसी फैसले ने 27 अक्टूबर 2019 की उस काली रात को जन्म दिया। दीपावली की रात। हाँ, जब पूरा देश त्योहार मना रहा था, तब उस घर में मातम की तैयारी हो रही थी। रात करीब 10 बजे विकास सिंह अपने कुछ साथियों के साथ अपने भाई के घर में घुसा। उसने अपने सगे भाई कुणाल सिंह, अपनी भाभी कंचन देवी और अपनी ही भतीजी सोनम कुमारी को, छोटी बच्ची थी वो तो, हाँ शायद 10-12 साल की, तीनों को गोलियों से भून दिया। एक झटके में उसने अपने भाई का पूरा परिवार खत्म कर दिया ताकि कोई गवाह न बचे। ये सोचना भी कितना भयावह है। मतलब उसने अपने रास्ते का कांटा निकालने के लिए 3 और जानें ले ली। जी। ऐसा लगता है कि उसने सब कुछ खत्म कर दिया था, कोई नहीं बचा जो सच बता सके। उसे भी यही लगा था, लेकिन वो एक चीज भूल गया था। उस रात उस घर में एक और सदस्य था जो बस किस्मत से बच गया। कौन? मृतक कुणाल और कंचन का बेटा शिवम कुमार। वो उस वक्त घर पर नहीं था। अच्छा। जब विकास सिंह हत्या करके घर से बाहर निकल रहा था तो दरवाजे पर ही उसका सामना अपने भतीजे शिवम से हो गया। ओह। तो क्या हुआ फिर? एक पल के लिए सब कुछ रुक गया होगा। विकास ने शिवम को देखा और उसे एहसास हुआ कि एक गवाह अभी भी जिंदा है। उसने बिना सोचे समझे शिवम के सीने पर पिस्तौल सटाई और ट्रिगर दबा दिया। लेकिन गोली नहीं चली। क्या? हाँ, शायद पिस्तौल में कोई खराबी आ गई या गोली फंस गई। जो भी हुआ वो एक चमत्कार था। शिवम की जान बच गई। ये देखकर विकास घबरा गया और वहां से भाग गया। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर वो गोली चल जाती तो इस केस का शायद कोई चश्मेदीद गवाही नहीं होता। बिल्कुल। और विकास सिंह आजाद घूम रहा होता। पूरी न्याय की प्रक्रिया एक पिस्तौल की तकनीकी खराबी पर टिकी थी। आपने सही कहा, शिवम का बचना इस केस का टर्निंग पॉइंट था। वही बच्चा घबराकर घर के अंदर गया और उसने अपने माता पिता और बहन को खून से लथपथ पाया। बाद में वही इस केस का सूचक बना, इन्फॉर्मेंट और मुख्य गवाह। उसी की गवाही पर केस टिका। हाँ, उसकी आंखों देखी गवाही किसी भी डिफेंस को तोड़ने के लिए काफी थी। जब एक बच्चा अदालत में खड़ा होकर कहता है कि मैंने अपने चाचा को मेरे सीने पर पिस्तौल रखकर गोली चलाते देखा, तो उसका असर बहुत गहरा होता है। तो शिवम की गवाही तो केस का भावनात्मक और सीधा सबूत थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, अदालतें सिर्फ एक गवाह के बयान पर निर्भर नहीं रह सकती। प्रोसिक्यूशन ने मामले को और मजबूत करने के लिए और क्या सबूत पेश किए? बिल्कुल, एक मजबूत केस कई स्तंभों पर खड़ा होता है। प्रोसिक्यूशन ने सिर्फ शिवम पर दाव नहीं लगाया, उन्होंने गवाहों की एक पूरी फौज खड़ी की। अच्छा, जिससे उसकी मौजूदगी साबित हो गई। हाँ, और मेडिकल सबूत के लिए डॉक्टर संजय कुमार की गवाही अहम थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाले डॉक्टर? जी, उन्होंने बताया कि तीनों की मौत कैसे हुई, गोलियां कहां-कहां लगी, जिससे हत्या की क्रूरता सामने आई। और तो और मृतक कुणाल सिंह के छोटे बेटे सत्यम कुमार ने भी गवाही दी। उसने क्या बताया? उसने शायद उन पुरानी धमकियों और पारिवारिक तनाव के बारे में बताया होगा जो विकास सिंह अपने भाई को दे रहा था। इन सब ने मिलकर एक ऐसा जाल बुना जिससे विकास का बच निकलना नामुमकिन हो गया। तो इस पूरी कहानी को अगर हम जोड़कर देखें तो तस्वीर ये बनती है कि 4 बीघा जमीन का एक विवाद पहले 2 हत्याओं को जन्म देता है। उन हत्याओं का मुख्य गवाह, हत्यारे का सगा भाई, सच के साथ खड़ा रहता है। जी। और फिर उस गवाह को चुप कराने के लिए हत्यारा एक और नरसंहार करता है जिसमें 3 और लोग मारे जाते हैं। और अंत में एक चमत्कार की वजह से बचा हुआ एक बच्चा पूरे केस की धुरी बन जाता है और अपने परिवार के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। विकास कुमार दिनांक 27/10/2019 को 10 बजे रात्रि में अपने घर में अपने भाई मृतक कुणाल कुमार, अपनी भाभी और अपनी भतीजी तीनों का हत्या करके और इस केस के बाद ही शिवम कुमार को सीना में पिस्टल सटा करके और 2 फायर किया। संजोग से गोली फायर नहीं हुआ और वो वहां से भाग गया, जिसमें कुल 6 गवाह का मैंने गवाही करवाया है। सभी गवाह घटना का समर्थन किया और आज विकास कुमार को दोषी पाए। इसी मुकदमा में 2 मुद्दाले और है जो कि साक्ष्य के अभाव में उनको सरबरी कर दी।